पुलिस खड़ा कर दिए। 11 बजे रात में आ गई थी पुलिस। सवेरे जब हम निकलने लगे तो वो लोग रोके कि आप नरेंद्र मोदी से इस मुल्क को मुक्त कराना किसी को आसान लगता होगा। ये हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी लड़ाई हो। एक दशक में इसने मनुष्यता का वो पतन किया है। ये इरविन से बड़े नहीं है ना, और रेमजे मैकडोनल्ड से बड़े नहीं ना है। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे रेमजे मैकडोनल्ड। 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था 31-32 में, गांधी पहुंचे थे नग्गे बदन, उनका हाड़ कांप गया था। जब मेरा हम खैराती हैं क्या? नरेंद्र मोदी का नाम है पाप। नरेंद्र मोदी को मैं पाप कहता हूं। मैं पाप कहता हूं। सीन है नरेंद्र मोदी। केवल खाते में पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं उनके खाते में, केवल पाप है, पाप। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपनी जीवन तलाशने वालों की फौज खड़ी हो गई। उसके बाद भी बेहया प्राइम मिनिस्टर वोट मांगता है। किससे वोट मांगता है? ये समझता है ना कि ये मूर्ख जनता है, वोट दे देगी। आप मेरा जीव काटने की कोशिश करेंगे, कैसे कर सकते हैं? ये डेमोक्रेसी ना आपके बाप की दी हुई है, न संविधान आपके बाप की दी हुई है, न मेरे बाप की है। एक कुर्बानी देने वाले हमारे पुरखों और जो शहादत जिन लोगों ने दिया है, हमको विरासत में मिली है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फ्रेम में आपको चर्चित पूर्वांचल गांधी नज़र आ रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि हम बार बार लगातार जो है इनसे क्यों बात कर रहे हैं। आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा था कि आज 1 मई को मजदूर दिवस के दिन ये बनारस में होंगे और ये तमाम मुद्दों पर वहाँ जनता को जागरूक करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे और न जाने क्या क्या इन्होंने कहा था। और ये कहा था कि हम जनता को जागरूक करके ये बताएंगे कि इस समय देश में जो सबसे बड़ी बेरोजगारी है उसके लिए जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। सब कुछ इन्होंने कहा था, लेकिन आज वही एक तारीख है और ये अपने घर में है। तो कारण है, इन्हीं से पूछना है कि अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि हम बनारस में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, अब क्यों रुक गए, अब क्यों नहीं गए जनता को जागरूक करने? तो संपूर्णानंद जी, आपका स्वागत है। ये बताइए, आप तो कह रहे थे हम जनता को जागरूक करने जा रहे हैं, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है, संविधान को बचाने के लिए चुनाव है, अब घर में बैठे हुए हैं। वेलकम पल्लवी जी आपको और आपके चैनल को। जी, मैं बैठा हूँ घर में। तो अब मैं अपने मर्जी से नहीं बैठा हूँ जी। तो प्रशासन ने आप तो बोल रहे थे ना कि हम जाएंगे, जनता को जाएंगे ही। वो तो जाऊंगा ही जब इनसे अभी देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो नरेंद्र मोदी का जो हॉरर एंड टेरर है, जो उनका इस मुल्क के साथ जो उनका जो बर्ताव है, अब वो सहन सीमा के बाहर है। पहली बात जान लीजिए। और मेरा उद्देश्य जो है, पुलिस को बार बार भेजते हैं। जब भी पुलिस, हमें आज 5 बजे निकलना था, 6 बजे। ये बात मैं पीएमओ को बार बार पत्र से और पीएमओ के द्वारा कलेक्टर उनको कल की चिट्ठी से कलेक्टर बनारस को और यहाँ के एसएसपी को दे दिया था। अब मैं निकलने का 11 बजे रात से यहाँ पुलिस वो बड़े गेट पर पुलिस खड़ा कर दिए। 11 बजे रात में आ गई थी पुलिस। एक चैनल यहाँ न्यूज करके गया, उसके बाद यहाँ से आ गई। फिर सवेरे जब हम निकलने लगे तो वो लोग रोके कि आप, फिर जो है हमने कहा कि नहीं भाई जाने दो, क्या तुम। तो फिर इंस्पेक्टर को बुलाए, वह जयंत सिंह यहाँ इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब जाइए मत, और इस तरीके से उस तरीके से। तो मैं उनसे हाथापाई भी कर लूँ जाने के लिए, कोई वो नहीं जाने देंगे तो हम जाएंगे नहीं, और मैं जाना चाहूँगा तो ये भी है कि वो रोक नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा मकसद नहीं पूरा होगा। मैं नरेंद्र मोदी की महंगाई, जो उन्होंने इस देश के साथ जुर्म किया है, जिस मुल्क में हमारे पेट को बेचा जा रहा है, आटा चावल गेहूं दाल तेल चीनी दवा, ये कहीं बेचने की चीज़ है। और इतिहास में जब तक इतिहास आबाद हुआ है, जब से इतिहास भारत का ज्ञात इतिहास है, तब से किसी राजा, डेमोक्रेसी में तो छोड़ दीजिए, कोई पीएम ऐसा नहीं हुआ जिसने टैक्स लगा दिया हो। समझ गई ना? किसी राजा ने तक टैक्स नहीं लगाया। मूल्य कीमत नियंत्रण का राजाओं ने प्रयास किया, एक रिनाउंड सुल्तान ने प्रयास किया, उसकी पूरी एक किताब ही है। लेकिन किसी ने खाने पर, जीवन पर टैक्स नहीं लगाया। तो उन्होंने कानून की हद इसका वायोलेशन किया है नरेंद्र मोदी ने जी। चावल आटा गेहूं दाल तेल चीनी दवा पर आप टैक्स लेंगे?
ये जीवन है, ये प्राण है। तो ये तो आप हर बार बोलते हैं कि जीएसटी जो है वो गलत तरीके से है, टोल हाँ। टैक्स जो है वो गलत है। जी। ये तो आप पता नहीं कितने दिन से कह रहे हैं। भाई, तो मैं आप 3 साल से कह रहा हूँ। वही तो, लेकिन सुन तो कोई नहीं रहा। आपको अब आप कह रहे थे कि ये जो चुनाव है इसमें हम जनता को जागरूक करेंगे। जी। जनता जागरूक होगी तो सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलेगी तो हो सकता है कि कोई और आएगा जो इन सब चीजों जी। को हटाएगा। आपका उत्तर लेकिन दे दूं। लेकिन आप गए नहीं, तो अब तो जनता जागरूक नहीं, आप गए नहीं। हम कोई ये नहीं है कि हमारा इतना लॉस हुआ है। दूसरी बात है कि 3 साल से हम कह रहे हैं 190 बरस अंग्रेजी हुकूमत 1857 में सत्ता स्थापित हो गई थी। उसके पहले कंपनी की सत्ता थी। 100 साल तक, 90 साल तक लड़ाई हुई तो आज़ादी मिली। अब ये नरेंद्र मोदी से इस मुल्क को मुक्त कराना किसी को आसान लगता होगा। ये हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी लड़ाई हो। 1 दशक में इसने मनुष्यता का वो पतन किया है। और आपको संशय होगा, मैं आबाद रहूंगा तो मैं फिर कहता हूं कि निजी गाड़ी पर टोल टैक्स हिंदुस्तान के अंदर नहीं लेने दूंगा। ये संविधान की हत्या है। जिस दिन चढ़ नहीं रहा है, संविधान का 19D का वायोलेशन है निजी गाड़ी पर टोल टैक्स। निजी गाड़ी पर टोल टैक्स कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता पर की हत्या है, ठीक है ना। और जीवन पर जीएसटी, आटा, चावल, दाल, गेहूं, नमक, तेल, ये क्या है? ये जीवन है। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। ये जीएसटी नरेंद्र मोदी की, क्या नरेंद्र मोदी ने लगाया है इनकी। अब तो चुनाव चालू हो गया है। आज तो ये साफ साफ कहने लगे कि चुनाव आचार संहिता का सर वायोलेशन हो रहा है। आज हमने कहा कैसा चुनाव आचार संहिता और कौन सी संहिता कह रहे हैं? हम अपने पेट, हम अपना जीवन, हमारा जीवन छीना जा रहा है, आपको चुनाव दिखाई दे रहा है। और 5000 लोगों के चुनाव संहिता के लिए 555 लोग देश पर कब्जा करेंगे। 555 लोगों में युद्ध हो रहा है। डेमोक्रेसी 555 लोगों की, अभी जो जनरल इलेक्शन है 543 लोग, 142 करोड़ लोगों पर कब्जा का ये सब जंग हो रहा है। और आप हमको सुना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये और शिक्षा, चिकित्सा और रेल संचार फ्री कराने का, ये 3 काम का मैं जो आप कह रही हैं ना कि वादा कर रहे हैं, इतने दिनों से कह रहे हैं, अरे इसकी हुकूमत को गिराऊंगा। आप क्या समझती हैं? नरेंद्र मोदी की हुकूमत, वाराणसी में मेरा तिरंगा जब लहरता ना, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत इरविन से बड़े नहीं है ना, और रेमजे मैकडोनल्ड से बड़े नहीं ना है। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे रेमजे मैकडोनल्ड। 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था 31-32 में, गांधी पहुंचे थे नग्गे बदन, उनका हाड़ कांप गया था। जब मेरा तिरंगा बनारस में घूमता ना, तो मोदी की भाजपा की कई पीढ़ियां उनको समझ में आ जाती कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा। केवल तिरंगा लेके बनारस में घूमना है अकेले, क्या बात करती है? हमारी मनुष्यता को छीन लेगा पीएम। हम खैराती हैं क्या? एक पीएम वो टैक्स लगाएगा, हम देंगे? कैसी डेमोक्रेसी, कैसा फ्रीडम हमें बता दे, कोई बताए। अभी तो इनसे जवाब ले रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में PIL डालूंगा तो सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछूंगा कि क्या मतलब है, ये क्यों नहीं रख देते? हमारे पर टैक्स क्यों लगाया गया? हमारे प्राण पर टैक्स, ये अनुमति नहीं देता। ये ग्रंथ कभी अनुमति नहीं, कोई व्यक्ति, टैक्सेशन पार्लियामेंट का विषय है। टैक्स अकेले आप ही थोड़ी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। वो लोग नहीं बोल रहे हैं तो अकेले आप क्यों बोल रहे हैं? मुझे नहीं हूं। मेरे लिए 150 रुपए की जगह 150 दाल बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 जो आप कह रही हैं उसको सुना दें। 5 किलो अनाज में 80 करोड़ लोग अपनी दुनिया तलाश रहे हैं, जीवन। और 22 करोड़ कुपोषित हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, नरेंद्र मोदी के आंकड़े हैं। वो कैसे आटा, चावल, तेल, दाल, चीनी, दवा वो कैसे खरीदेगा? उसका बच्चा शिक्षा कैसे वो खरीदेगा अपने बेटे के लिए? कहीं जाना होगा तो रेल का किराया कैसे देगा? कैसे वो चिकित्सालयों में जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस देश में क्यों वो कहाँ से देगा? मैं उनके लिए लड़ रहा हूं। मैं उन 100 करोड़ लोगों के लिए, 102 करोड़ लोगों के लिए जिनके घर में एक कौड़ी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं दावे के साथ, और हिला के हाथ कहते हैं कि मैं 80 करोड़ को खैरात दे रहा हूं, और 22 करोड़ कुपोषित हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। वो हिला के अपना इस पर दावा करके कहते हैं। वो कैसे खरीदेगा? वो शिक्षा कहाँ से खरीदेगा? वो तो बताइए, दाल कहाँ से खरीदेगा? मैं बताऊं, 22 करोड़
कुपोषितों में से 70% बच्चे हैं जिनकी सब्जी पानी में बनती है। मेरे साथ कोई चले, जहां तक लोग सुन रहे हैं, जो भी देख रहा हो, मुझसे पूछे कि पानी में तरकारी बनते हुए खाते हुए कौन दे, तो मैं गोरखपुर में दिखाऊं। गोरखपुर का सोमालिया है, गोरखपुर में एक सोमालिया है, और पेरीफरी दिखा दूं गोरखपुर पर 1 लाख से अधिक घर शाम को दिखा देंगे जहां कैसे अभी भी वहां बत्ती नहीं जलती है बंधे की तरफ, और वो एक टूटी फूटी बरसाती और झोपड़ी में भीख मांगने वाले जो माइग्रेट होके चले आए हैं, जिनकी ज़मीनें ले ली गई हैं, वो ज़मीन से बेदखल, अब वो ऐसे ही उसकी पत्नी भीख मांग रही है, घरों में बर्तन धो रही है, वो भीख मांग के जी रहा है, बच्चे उसके। इस तरीके से हिंदुस्तान चल रहा है। ये हिंदुस्तान तो चोरों और डकैतों का मुल्क हो गया, और चोर डकैत इस देश को इस दशा में पहुंचाने वाले कौन है? लेजिस्लेशन के और एग्जीक्यूटिव के लोग हैं। विधायिका और कार्यपालिका के लोगों ने 76 सालों में इस हिंदुस्तान को चरते चरते, इसकी रीच, रिसोर्सेज एंड कैपिटल को चरते चरते ये दशा कर दिया कि यहाँ 100 करोड़ लोगों के पास कुछ नहीं है, और बाकी थोड़े से लोगों के पास हिंदुस्तान को चरने की क्षमता हो गई है। आप कह रही हैं कैसे? आई चलेगा कैसे? कितने दिन हमको पुलिस रोकेगी? इनकी ये हिमाकत नहीं है। ये पुलिस को छोड़ दें, नरेंद्र मोदी नहीं, किसी को कहते हैं सत्ता में। और जब मैं नरेंद्र मोदी का वेलकम करना था, मैं जब आपसे हम बात करते हैं, आपके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये जो दाढ़ी वाले बाबा हैं, इनको पता नहीं क्यों मोदी से चिढ़ है, ये पता नहीं क्यों मोदी के विरुद्ध। मोदी लोकप्रिय नेता है, विश्व में डंका बज रहा है, विश्वगुरु बन रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है। जिसका जो कहता है डंका बज रहा है, मेरे बच्चे का पैसे के लिए कहीं ना पढ़े, मैं खाने के लिए मैं जाता हूं, जब सामान खरीदने जाता हूं मैं, जबकि हमारे पास किराएदारी आती है, पैसा आ जाता है, हम खरीद के जी सकते हैं। मैं उन चोर, ठग, ये विधायिका के लोग, कार्यपालिका के लोग, उद्योगपति, पूंजीपति, धनी, इन लोगों की जुबान से बात निकलता है। और जो मीडियोकर और नीचे वाले हैं, वो ठग हैं, जो दिन भर दलाली करके इन नेताओं का और इस पूरी, ये कोई मतलब रह गया है क्या हिंदुस्तान में के अंदर? कैसी डेमोक्रेसी? कैसी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या हमारी डेमोक्रेसी अंगूठे तक सीमित रहेगी कि हमने बटन दबाया डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोक्रेसी? कैसी डेमोक्रेसी? हम तो यही तो आपसे पूछते हैं, जितने लोग आवाज जा रहा है, कोई एक व्यक्ति बता दे, क्या मतदान तक हमारी डेमोक्रेसी सीमित रहेगी? और यदि इस देश का सत्ता हो नरेंद्र मोदी नहीं कोई हो। और ये बात पढ़ना चाहिए ऐसे बाचाल लोगों को जो ये कहते हैं कि ये दाढ़ी वाला केवल नरेंद्र मोदी से, हमारा नरेंद्र मोदी से क्या। लेकिन हम इस समय मनमोहन सिंह से पूछेंगे, हम तो इस समय जब पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, और जब मनमोहन सिंह का नाम लेते थे तो और फूहड़ कमेंट मेरा होता था, ललकार के होता था, वीडियो रिकैप कहीं मिलेगा तो बजाई पास होगा, ठीक है ना। जब मनमोहन सिंह को किक आउट करना था, इनका वेलकम करना था, तो गोरखपुर में चाय पर चर्चा गुजरात के पत्रकार ने, मैं बराबर कहता हूं, मुझे स्पॉन्सर किया, 6000 रुपया लगा। इनका वेलकम देश की जनता करती थी। 73% लोग जब आप बुला रहे थे तो आ गए, तो अब का बात का विरोध कर रहे हैं? आप ही कह रहे हैं ना कि 2014 में वेलकम के लिए हम चाय पे चर्चा की, तो आप बुलाए, आपने पसंद किया, बुलाए, तो वेलकम कर लिया, अब क्यों परेशान? नहीं, किस लिए? हम अब आप कह रहे हैं हम बनारस में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, मोदी का विरोध करेंगे। अच्छा नहीं लगा कि ये हम वेलकम इनको ये लिए किए थे कि आप आओ, हमारे पेट पर टैक्स लगा दो, पीठ पर टैक्स का कोड़ा बजा दो। तूने कहा था, इसने कहा था कि सत्ता संभालने के 100 दिन के अंदर हम काला धन भारत वापस ला लेंगे। किसी को याद होगा, नहीं होगा, मुझे याद है। इन्होंने कहा था प्रॉमिस, इसी बात के लिए कांग्रेस को ढकेला गया। काला धन वापस? नहीं, काला ही धन नहीं। कांग्रेस को क्यों किक आउट किया लोगों ने? इसलिए कि भ्रष्टाचार, जो भी लगा आरोप, भ्रष्टाचार के कोलाहल में डूब गई थी सरकार। सभी आज ही जा गए थे, सबने बदला था। इन्होंने कहा 100 दिन में ला देंगे। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार पर एनम देंगे। इनके चट्टे बट्टे और स्मृति ईरानी जैसी बेहया, इस तरह का कहीं बेशर्मी का के लिए ऐसा ना नहीं, तो बेहया क्या मतलब? कोई गाली नहीं है ये, बेहया कोई गाली नहीं है। आपको फिर सुना दूं,
कि इस भारतीय व्यवस्था में ये शब्द उनके लिए ये सम्मान है उनके लिए। बेहया कोई गाली, जब तक मैं कुछ अन्य अदरवाइज शब्दों का इस्तेमाल न करूं और उनके शब्दों का इस्तेमाल मिनिस्टर रह के मैं कहूं, अभी अमेठी में उन्होंने क्या कहा उसकी तो बात ही छोड़ दिए, बात ही छोड़ दीजिए। आतंकवादियों के साथ संगठन और साठ गांठ करने वाले लोगों को मैं नहीं चाहता कि वो उस पर, लेकिन इन्होंने कहा कि सिलेंडर लेके कि हम 300 में सिलेंडर देंगे, 400 के सिलेंडर पर इतराज हो रहा था। शर्म नहीं लगती? शपथ खाता है कोई जब संविधान का कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और शपथ लेता हूँ कि जो विधि की बनाई व्यवस्था के अनुसार काम करूँगा, सिलेंडर उठा लिया, जब सदन में गई तो भूल गई क्या कि प्रॉमिस किया हूँ और 1200 कैबिनेट हमारा बेच रहा है, मुझे कैबिनेट से क्विट कर देना चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की गवर्नमेंट होती है भारत की, क्यों सरकार में रह के काम किया? आप कह रही है बेहया, अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इन्होंने कहा था कि हम 35 रुपया पेट्रोल देंगे, कहाँ गया 35 रुपये में चीनी देंगे? ये कोई हमारी जुबान नहीं है। ये इन झूठ बोलने वालों को, हिंदुस्तान के साथ झूठ बोल रहे हैं आप, जिस मुल्क के लिए न जाने अनगिनत लोगों को जिसको पाने के लिए फांसी पर चढ़ना पड़ा है, इस देश को क्या समझते हैं आप? किस तरह की उसको आप कह रही हैं? उनको हमने ढकेला था और ये हम दावे के साथ कहते हैं ये बनारस नहीं जाने दे रहे हैं। ये बनारस जाने दें, मुझे 10 दिन तिरंगा लेके घूम, एक यही नहीं मैं इनका कह रहे हैं कि आप 10 दिन के लिए बनारस जाएंगे, 1 करोड़ टहलेंगे तिरंगा लेके, एक तख्ती, वही कह रही हूँ कि एक तिरंगा लेंगे, एक तख्ती लेंगे, पैदल चलेंगे और जनता आपकी बात सुन लेगी। वो कॉरिडोर नहीं देखेगी जो इतना खूबसूरत बना हुआ है, वो नहीं देखेगी जनता। जानती है ये कॉरिडोर आपको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, और मुट्ठी भर अभी बोला ना कि 20 करोड़ लोग इस हिंदुस्तान में, बनारस तस्वीर बदल गई है। बनारस क्या था, बनारस की तस्वीर ये हो गई कि मैं आपकी बनारस की तस्वीर पर आपके चैनल से पूरे देश को और दुनिया को यदि हिंदी में सुनने वाला कोई व्यक्ति बैठा होगा, नरेंद्र मोदी ने उस बनारस को जिसको काशी कहा जाता था, उस बनारस के आत्मा को निकाल दिया है नरेंद्र मोदी ने। बनारस की आत्मा क्या थी? जो काशी है वो प्राचीन काशी है, काशी महाजनपद से जाना जाता है। और उसी बनारस में दुनिया को पहली बार, न केवल भारत वरन दुनिया की मनुष्यता को पहली बार सत्य, अहिंसा, शांति का संदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। यह वही बनारस है जहाँ कबीर, तुलसी, रैदास, बिस्मिल्ला खां की सहनाई बसती थी, जहां प्रेमचंद्र का साहित्य न केवल भारत वरन उसके अनुवादित साहित्य में यूरोप में बड़े बड़े साहित्यकार उपज गए थे। यह वही बनारस था, यह वही बनारस है जहां गंगा की अविरल धारा बहती है, हिंदू मुसलमान एक साथ स्नान करता है। उस जगह पर जाके ज्ञानवापी का एक गड्ढा खुदवा के और नरेंद्र मोदी ने निकाल दिया। ज्ञानवापी भी वही है। एक 700 साल तक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के ज़माने में बनारस में मुसलमान इंटर किया था और तब से लेकर और मुग़ल सत्ता के पतन तक 1750 तक वहाँ आबाद 1750 तक किया। मैं इलाहाबाद और बनारस को दोनों को ले लूँ, जब ह्यूगरोज की तलवार भाज जो है 1857 में उसकी जो है एनफील्ड राइवल चल रही थी, तो लियाकत अली लड़ रहा था। एक किसान लियाकत अली वहाँ इलाहाबाद से लेकर वहाँ तक जंग का नेता था। आप अमन चैन बनारस का आपने छोड़ा क्या है? नरेंद्र मोदी ने इस देश को 80 बनाम 20 की लड़ाई करा रहे हैं, लेकिन वो 80% जो है ना वो तो खुश है ना, वो वोट कोई 80% ये बिल्कुल खुश नहीं है। आप गलत, हमें कॉरिडोर नहीं चाहिए, हमें उस कॉरिडोर नहीं चाहिए होगा, बाकी लोगों को तो चाहिए। हमें उस कॉरिडोर से मजबूत बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल की का जो ये जो सत्यम शिवम की नगरी इन्होंने नहीं बनाई है, वो दुनिया में जाना जाता है उस टेम्पल के लिए, तो पहले से जाना जाता है। और जहाँ कुछ नहीं था वहाँ आप गड्ढा खुदवा दिए, वहाँ आपने नफरत बनवा दिया। कॉरिडोर, हमें कॉरिडोर से मजबूती है कि एकता से। भारत की पहचान किस लिए है दुनिया में? भारत किस बात के लिए जाना जाता है? हमें कोई एक आदमी बता दे। सत्य, अहिंसा, शांति के लिए जाना जाता है। शांतिवादी देश है, दुनिया में जाना जाता है। यही इसकी प्राण है, यही इसकी कंटिन्यूटी है, यही एसिमिलेटिव नेचर है भारत का कि ये भारत बचा हुआ है। मैंने इनसे कहा था कि आप खाने पीने पर टैक्स ख़त्म कर दीजिए, जो फौरन ख़त्म करिए। ये जुर्म है,
ये क्राइम है, इसके ऊपर टैक्स क्राइम है। मैंने कहा कि कम से कम टोल टैक्स में बाया एंड फ्रो दोनों तरफ से आने जाने के लिए एक एक लेन, अभी आप नहीं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, एक एक तरफ से दो लेन फ्री कर दीजिए, ताकि जिसके जेब में पैसा नहीं हो, 80% लोग कर्ज की गाड़ियां लेकर बड़े मुश्किल से उधार लेकर किसी तरीके से गाड़ी 10-20 साल से 10-15 साल से तो लोगों के पास गाड़ी होनी चालू हुई है, 15 साल 20 साल जो भी लास्ट का विकास था, उन्होंने किसी तरीके से बैंक से उधार लेकर किसी ने गाड़ी खरीदी, उस पर वन टाइम टैक्स दे दिया, रोड, उसके बाद जो है एक्साइज ड्यूटी दिया, 50 रुपये का डीजल पेट्रोल 100 रुपया दिया, और जब वो रोड पर चढ़ता है तो तुम्हारी हुकूमत, गुंडे और अपराधी जो है टैक्स वसूलते हैं। किसने कहा टोल टैक्स लगाने को? किसने कहा हमारे पैर पर टोल टैक्स लगा दीजिए? क्या 142 करोड़ लोगों में से किसी ने मांग किया था टोल टैक्स का? क्या 543 सांसदों में से किसी ने कहा था कि हमारी गाड़ियों पर नहीं लगे? टू जो है लगभग 3 दर्जन वीआईपी टोल टैक्स नहीं देता, मैं टोल टैक्स देता हूं। जमीन हमने दी, सड़कें हमने बनवाई, पैसा हमने दिया, हमने सब कुछ किया, और आपको मैंने विधायक और सांसद बना के पार्लियामेंट में हमने भेजा। हमारे प्रतिनिधि हैं आप, हमारे सेवक नहीं है, सेवक दूसरे लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे बीच के एक व्यक्ति हैं। आप जाएंगे तो टैक्स लगाएंगे, हम टैक्स देंगे। इसमें डेमोक्रेसी भी है क्या? इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आर्बिट्रेरी है। नरेंद्र मोदी के सारे टैक्स ऑर्डर आर्बिट्रेरी हैं, और कह रही हैं मैं इनका 10 दिन तो बहुत होता है, हमें 5 दिन ईमानदारी से तो रोक दिया गया ना आपको। 1 तारीख को जाने वाले थे मजदूर दिवस के दिन, अब आज आप नहीं जा पाए, अब अगला प्लान क्या है? आप कैसे, कब जाएंगे? समय जाएंगे हम बनारस, जब मौका भी। तो पुलिस लगाए हैं, एक जो है एसआई लगे हुए हैं, एक कांस्टेबल बराबर पहरे पर लगाए हैं। हमें आज सूचना ये भी दी गई है 10:30 बजे मुझे कहीं जाना था, जाने नहीं दिया जा रहा है। कितने दिन गांधी जी को खाकी वर्दी रोक दे रही है? नहीं, हमको खाकी वर्दी नहीं रोकेगी। देखिए, हमको डर भय मत बताइए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनसे हम यही हाथापाई करके, पुलिस से यही बाज के, हम बाज के और उनसे मुकदमा हमारे ऊपर लिखा जाए। अभी हम अड़े कि नहीं, हम ये अंग्रेजी हुकूमत तो नहीं है। नरेंद्र मोदी भी हमारे ही बीच के हैं, अपने हिंदुस्तानी हैं, तो उनसे हमारी लड़ाई इस तरह की नहीं है, हमारी लड़ाई उनके नीतियों से है। तो व्यक्तिगत स्तर पर न मैं पुलिस से बात सकता हूं, उनको जरूर, हाँ, जब जरूर आ जाएगा, बहुत तंग कर देंगे, नहीं जाने देंगे, तो मैं किसी तरीके से मैं स्वेच्छापूर्वक कहता हूं। मैंने एक लेटर में लिखा कि यदि आपको पता है कि हम सत्य हैं तो हमको बनारस में जाने दीजिए। लोग हमको पीटेंगे कि इतना कॉरिडोर है, सब किया है, कौन घूम रहा है, मुझे घूम लेने दीजिए, 1 हफ्ता बनारस में घूम लेने दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक आदमी इनके तरफ नज़र मिलाने वाला नहीं मिलेगा, और न एक हिंदुस्तानी से नज़र मिला सकते हैं। मैं इनके काले कारनामे, आपको ऐसा लगता है कि शायद जनता के बीच में सच्चाई नहीं जा रही? आप जाएंगे तो आप सच्चाई नहीं जा रही है। मैं सच्चाई मोटा मोटी बता दूं, आपको जल्दी भूल गया होगा। सबसे पहले जो इनका सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी का नाम है पाप। नरेंद्र मोदी को मैं पाप कहता हूं, मैं पाप कहता हूं। सीन है नरेंद्र मोदी, केवल खाते में पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं उनके खाते में, केवल पाप है, पाप। जिसने शिक्षा महंगा कर दिया, जिसने रेल संचार इतना महंगा कर दिया कि गरीब के अप्रोच से बाहर हो गया, जिसने चिकित्सा 5 लाख तो दिया, 5 लाख जो फ्री ये जो है चिकित्सा के लिए, लेकिन क्या उसका गेम क्या है, वो वीडियो बिगड़ जाएगा, वो एक अलग विषय है। सब कुछ बेचा। जिसने खाने पर टैक्स लगा दिया, सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया। आपको याद हो गया, मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था, ये 16 की बात बता रहा हूँ, नवंबर 16 में मैं वहीं था। इन्होंने रात में धोखे से घोषित किया, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, धोखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो भी एक गैर कानूनी बात है, लेकिन किसी का धोखे से आधी रात में किया। और उसमें अमीर लोगों ने, जिनके पास 2000 की नोट, गरीब के पास जो 500 की नोट, कोई गरीब, कोई छोटा आदमी रखा था देखने के लिए या इमरजेंसी के दिनों के लिए, कोई 2000 1500, वो रुपया फौरन निकल गया, वो एकदम पहिया धान हो गया। 50% ऐसे गरीब जो 500 की तिजारत, 1-2 नोट बरसों तक कमा के थोड़ा थोड़ा अपने बिस्तरा के नीचे, डेहरी के नीचे, किसी पतुकी हाड़ी में रखा था, गरीब अपनी झोपड़ी में खोस के रखा था, वो सारा पैसा निकल गया। वो भय में आके वो जाके, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने पाप किया। और कितने लोग सामान के लिए तड़पे, आपको याद करिए। दूसरा जो पाप का काम उन्होंने वो किया, आधी रात में धोखे से
जो है लॉकडाउन लगा के काम किया, स्कूल 16 महीने बंद हो गए, शिक्षा मर गई, रेल संचार बंद कर दिया गया कोविड के दौरान लॉकडाउन में धोखे से किया। ये महापाप का था। कृषि कानून बनाया, ऐसा बनाया 750 किसान यूं ही मर गए 750 किसान। आपने एनईपी 2020 लागू किया, उसकी दशा देख लिए। और नेशनल सिटीजनशिप जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा कानून है CEA, लेकिन उसमें विशेष शब्द का और उसमें से मुसलमान को किनारे क्यों किया गया? यह क्या ये कानून के इस पैरा 2 में पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, दिखा देगा कोई कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे? यदि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सभी आ रहे हैं, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी तक को आपने अलाउ कर दिया। और इस्लाम पंथियों से इतनी नफरत थी कि वहाँ का कोई प्रताड़ित भारत के अंदर आएगा, आप समझ लेते हैं कि क्या इस्लाम पंथी को प्रताड़ित, ये कोई मतलब है? ये कोई कानून है? तो इनके 1000 पाप हैं। इनकी सत्ता को मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ सुनते हैं, यह नरेंद्र मोदी को वोट न करें। यह नरेंद्र मोदी की पूरी शकल एक पाप की शकल है। इन्होंने जो इस देश को दिया है, जो इन्होंने दिया है, वह मैं आपको बता दूं कि ये मुल्क जो है ये कैसे जा रहा है। इन्होंने झूठ, हिंसा, भय, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और धोखा, ये 7 सप्तऋषि हैं। ये सप्तऋषि के पुंज हैं नरेंद्र मोदी। इसमें से बताएं उन्होंने क्या दिया है? इसमें से नारी बलात्कार, शराब और मंदिर और मदिरालय, 3 अभी मैं नहीं लिखा हूँ, जो इनका जो है इनका प्रोडक्ट है। स्त्री बलात्कार, इनके ज़माने में इनके मिनिस्टर से लेके इनके छोटे मोटे नेता तक खुले तौर पर बलात्कार किए हैं और मंत्रालयों में बने हैं। इनके पीछे फ़ोटो कैसे खिंच जाएगी? बलात्कारी कैसे रह जाएगा? छोटा सा दुबई, यही दुबई का जो छोटा सा इतना मुल्क है, जाइए वहाँ देखिए, झूठ हो तो बता दीजिए। समृद्धि, बालू में समृद्धि देख के आइए। अभी हमारे फ्रेंड कल बता रहे थे कि क्या स्वर्ग बनाया है। झूठ, धोखा और ये बेरोजगारी और ये गरीबी शब्द का तो वहाँ कहीं इस्तेमाल ही नहीं है। ये अकूत रिसोर्सेज से भरा मुल्क, जिसके देश में गंगा फाड़ती हुई निकलती है, उस देश को इन बेईमानों ने, इन चोरों ने, गांव का प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक हिंदुस्तान का सभी चोर हैं। 76 सालों में इस देश को कहाँ पहुँचा दिया? गरीब होता गया, बेरोजगार होता गया, क्वांटम अमाउंट मनी का बढ़ता गया। चंद लोग उस पर कब्जा करते गए। 12 लाख करोड़ रुपए का एक अमीर खड़ा हो गया और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपनी जीवन तलाशने वालों की फौज खड़ी हो गई। उसके बाद भी बेहया प्राइम मिनिस्टर वोट मांगता है। किससे वोट मांगता है? ये समझता है ना कि ये मूर्ख जनता है, वोट दे देगी। वोट मांगना चाहिए, इनको करना चाहिए, कर लेना चाहिए कि अब मैं मुंह नहीं दिखा सकता लोगों से। इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था? इन्होंने मनुष्यता की हिफाजत की प्रॉमिस की थी। कांग्रेस के जमाने के भ्रष्टाचार से भारत को बचाने की कोशिश की थी। जो भ्रष्टाचार करते करते इन्होंने अडानी को लुटवा दिया। हिंदुस्तान खुले तौर पर कोई जांच पड़ताल नहीं है, और जिसमें जांच पड़ताल आई उसमें सीधे भ्रष्टाचार इनके ऊपर चुनाव बांड में यह लक्षित हो गए। इनको ये कैसे जी रहे हैं? इनको तो मर जाना चाहिए। और पेट नहीं भरता है क्या? इनको सदन जैसे लगता है कि फरिश्ता का दिया हुआ घर है। सदन प्लान क्या है आपका? क्या मतलब आप क्या करेंगे? अरे मैं नहीं चलने दूंगा। ये नेक्स्ट प्लान हमको यहीं बंद किए रहे। हुकूमत इनकी आएगी, नहीं चलेगी एक दिन भी हुकूमत। खाने पीने पर टैक्स टूटेगा, नहीं तो किसी की सरकार। मैं नेक्स्ट प्लान सदन के सामने सत्याग्रह करूंगा। और बोलिए, अब बोलिए, इससे भी बड़ा सरकार गठित होने दीजिए। इनकी सरकार गठित होगी सदन के सामने, इनके सामने, पार्लियामेंट के सामने। हमारे पेट पर टैक्स कौन लगा सकता है? इस देश का कौन क्रूर हो सकता है? कौन निर्दयी, कौन बाचाल, कौन जालिम सिंह हो सकता है कि मिडिल एज का राजा था, खूंखार था, जिसका नाम जो है जालिम सिंह था? कौन जालिम सिंह टैक्स लगा दिया? बेशर्म। टैक्स कैसे लग सकता खाने पर? भाई हर हिंदुस्तानी का हक है मांगे कि टैक्स नहीं लग सकता। मैं अकेले सदन पर, जैसे गांधी अकेले था ना, और दांडी
दांडी तो आपको पता ही है, दांडी मार्च गांधी का, नमक कानून, अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था। और गांधी ने जब उठाई, 78 लोगों के साथ यात्रा किया था गांधी ने, दांडी मार्च, और जाके एक मुट्ठी नमक उठाया। वायसराय इरविन था भारत में, और पीएम हमको लगता है कि रेमजे मैकडॉनल्ड हो गया था। एक उस नमक उठाया और कहा कि लो तुम्हारा कानून तोड़ते हैं। इनका कानून जितना जीएसटी, टोल टैक्स, डीजल पेट्रोल सीएनजी पर, और जो है इस पर शिक्षा, चिकित्सा और रेल पर, जितने भी इनके आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स, कानून नहीं है, आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स मनमाना जारी किए हैं, उसको आग के हवाले कर दूंगा, तोड़ दूंगा। ये आप कह रही है ना कि क्या करेंगे, तोड़ दूंगा। और इनके अतिरिक्त किसी की हुकूमत बनेगी, यदि इनको बता रहा हूँ, ये चारों 3 साल से बोल रहे हैं, वैसे आगे भी बोलते रहेंगे। आगे भी नहीं, यदि इनकी नहीं किसी की बनेगी, इनकी बनेगी तो भी यही करेंगे। और किसी की बनेगी यदि उसने नहीं सुना तो उसकी भी तोड़ेंगे, उसके कानून को तोड़ेंगे। हमको सदन में नहीं जाना है, लेकिन मनुष्यता पर अब जुर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। और नरेंद्र मोदी ने तो इंसानियत पतन के और उसको क्रैश करने का सारी सीमाएं लांघ दी है। झूठ तो इनका, चलिए कोई बात नहीं है, राजनीति में झूठ लोग बोलते हैं, दोनों तरफ से झूठ और ये सब चलता है। लेकिन जीवन आप मारिएगा क्या? हमारा जीवन मारिएगा, और आप जिंदा हैं, आपको कर लेना चाहिए। आप उसके बाद कहेंगे कि क्यों आत्महत्या कर लें? अरे अमेरिका के ऊपर कब्जा करिए ना, यदि इतनी साहस दुस्साहस है तो एक अमेरिका के ऊपर आप करिए ना। ये क्या कर रहे हैं? देश में कुछ नहीं छोड़ा। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी हैं, लगातार जिन मुद्दों पर बात कर रहे थे उन्हीं मुद्दों पर अभी भी बात कर रहे हैं। हालांकि इनका एक प्लान ये था कि ये आज के दिन बनारस में होंगे, जनता के बीच होंगे, जनता को अपने मुद्दे बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे, लेकिन ये जा नहीं पाए। अभी ये फिर से यही कह रहे हैं कि हम फिर से इन्हीं मुद्दों पर बात करते हुए जनता को जगाने की कोशिश करेंगे। इनका मानना है कि जनता सोई हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो मग्न हैं, उन्हें चमचमाता भारत नजर आ रहा है जो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन देश में हो रहा है। देश में राम मंदिर बना है, बनारस में कॉरिडोर बना है, और भी बहुत कुछ हुआ है। जिन मोदी जी का ये विरोध करते हैं, उन मोदी जी को बहुत बढ़िया नेता माना जाता है, और कहा जाता है उनके जैसा बोलने वाला कोई और अभी तक बना ही नहीं, वैसा नेता हुआ जो आज ठग, जो ठग बिचौलिए दलाल आज मान रहे थे, जिनका 14 में कोई वजूद नहीं इनको जानता था। 14 में मैंने नरेंद्र मोदी का, मैंने 14 लाख की आबादी है शहर की, और इसलिए हाथ नहीं पकड़ते हैं नरेंद्र मोदी, नहीं तो दूसरे का मामला होता तो न जाने ही लोग कहाँ ले गए होते। है हिमाकत इनके अंदर, जरा सा भी मूल्य, इतना भी मूल्य हो तो हमको बेच के जरा करें, और हमको क्यों नहीं बनारस में घूमने देते हैं। जब इनका मैं टी पर, चाय पर चर्चा कर रहा था, तो यही मनमोहन सिंह की सरकार जो है, मनमोहन सिंह की सरकार, एक पुलिस हमारे पास विरोध के लिए नहीं आया था। आपके कैमरा से बता दूं, कह रहे हैं कि पहले विरोध की आवाज नहीं दबाई जाती। बिल्कुल, मैंने अपने लेटर में लिखा है कि वो हमारे साथ कल वही सम्यक व्यवहार करिएगा जो मनमोहन सिंह के ज़माने में, मैंने चिट्ठी में लिखा था। फिर भी पीएमओ से और कैसे इन लोगों को मिला कि आज हमको बैठाया गया है। बैठाया नहीं गया, और ऑनरेबल भाजपा के विधायक के दरवाजे पर ये सब काम हो रहा था, तब भी मनमोहन सिंह ऐसा नहीं करते थे। आप मेरा जीव काटने की कोशिश करेंगे, कैसे कर सकते हैं? ये डेमोक्रेसी ना आपके बाप की दी हुई है, न संविधान आपके बाप की दी हुई है, न मेरे बाप की है। एक कुर्बानी देने वाले हमारे पुरखों, और जो शहादत जिन लोगों ने दिया है, हमको विरासत में मिली है। और नरेंद्र मोदी इसको मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे, मैं उसको नहीं होने दूंगा। और बनारस में बार बार कह रही हैं, मैं क्या नहीं रही, मैं बता रही हूँ कि आज निकलने वाले थे, लेकिन इन्हें नजरबंद किया गया। चमचमाती, मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, आज भी खेती इस उम्र में कुदाल चलाता हूँ। गांव मेरा जंगल जल गया है, कल वीडियो में आया था, परसों जंगल 10,000 पेड़ों का जंगल में आग लगी थी। मैं काफ़ी दुखी था, कल दिन भर वहाँ था। कप्तान साहब को दे के चिट्ठी की, उसको कलेक्टर साहब को दे के कि इस तरीके से जंगल, अभी उसका उद्घाटन करना है जोगी जी को, जोगी उद्यान उसका नाम है, उद्घाटन भी नहीं हुआ। जंगल में दूसरी बार आग लगी है। मैंने 10,000 पेड़ लगाए हैं। सुनिए, 2200 लोगों को रोज फोकट का ऑक्सीजन मेरे जंगल से मिलता है। और मैंने पेड़ लगाया है। जिनको चमचमाती सड़क अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा मुझे वृक्ष प्यारे हैं। और सड़क मुझे भी प्यार है सड़कों से, लेकिन हमारी दुनिया छीन के हमारा प्राण ले लोगे, हमारे वृक्ष ले लोगे, हमारी ज़मीनें तुम पूरी कंक्रीट में बदल दो, हम कल को क्या खाएंगे?
ये सवाल नहीं किसी को ढंग आता है, ये सवाल उन लोगों को ढंग नहीं आता है जिन्होंने कुदाल नहीं देखी है, जिन्होंने गरीबी नहीं देखी है, वृक्षारोपण एक पेड़ जिसने अपने हाथ से लगा